गुड मॉर्निंग। फिर से मैं मोहम्मद रफ़ीक केडी कांडनमई बरगुर से। देखिए, इससे पहले मैंने पार्ट 1 में पढ़ाया था आपको आनुवंशिकता क्या होता है, जेनेटिक्स क्या होता है, उसकी परिभाषा बताया था, मेंडल के बारे में बताए थे और मेंडल की ख्वाहिश कब प्राप्त उसके बारे में बताए थे और कुछ शब्दावली जो होती है उसके बारे में बताए थे। हमने आपसे कहा भी था अगर मेंडल के नियम को जानना है तो शब्दावली जानना बहुत जरूरी होता है। मैंने कहा भी था जिस तरह केमिस्ट्री में संकेत को जानते हैं तो केमिस्ट्री आती है, उसी प्रकार से आनुवंशिकता के नियम को जानने के लिए हमें इन शब्दावलियों को जानना बेहद जरूरी होता है। क्लास 10 में जो चैप्टर है वो आपका जेनेटिक्स के नाम से है, हेरिडिटी के नाम से, आनुवंशिकी के नाम से। 12 में जो चैप्टर है आपका बायोलॉजी के 7वां चैप्टर यूनिट 2 में आएगा। यूनिट 2 का पहला चैप्टर है जो मेंडेलियन बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से है। तो ये आपका पार्ट 2 है। देखिए, आपको मैं बायोलॉजी पढ़ाऊंगा, यानी जिस क्लास में जो मैं पढ़ाता था 9th में, 10th में, 11 में, 12 में, यहाँ तक जूनियर में, वो सब चीज़ आपको वीडियो से मिलेगी। चाहे केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, सब कुछ आपका 1 by 1 आपको वीडियो के माध्यम से आपको पहुंचाया जाएगा। एक बार फिर कहेंगे आपको हम वीडियो अंत तक देखिए। वीडियो देखने के बाद आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक करने के साथ सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इसके बारे में लोगों को पता हो। आइए समय न बर्बाद करते हुए हम आगे शुरू करते हैं। शब्दावली क्या होती है हमने बताया था। टर्मिनोलॉजी ऑफ जेनेटिक्स, आनुवंशिकता के शब्दावली। तो शब्दावली में मैंने यहाँ पर 14 आपके पॉइंट लिखे हुए हैं। उन 14 पॉइंट को एक एक करके समझेंगे। देखिए, जीव विज्ञान का ये आपका जो चैप्टर है इसमें आपका जो शब्दावली है पहला सिंबल यूज करेंगे हम। सिंबल्स, सिंबल्स को हिंदी में कहते हैं संकेत। देखिए, सबका मैं एक बार आपको हिंदी बता दे रहा हूं। सिंबल को संकेत कहते हैं, जीन को जीनी कहते हैं, एलील को युग्म विकल्पी कहा जाता है, युग्म कहा जाता है, जीन लोगस को जीन बिंदु कहा जाता है, डोमिनेंस एंड रिसेसिव कैरेक्टर, प्रभावी और अप्रभावी लक्षण कहते हैं, होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस, इसको हिंदी में कहते हैं समयुग्मकी, विषमयुग्मकी, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप, कैरेक्टर्स लक्षण, ट्रेट्स को विशेष, गैमेट्स को युग्मक, हाइब्रिड, यहां लिखा हुआ हाइब्रिड एंड हाइब्रिडाइजेशन, इसको हिंदी में कहते हैं संकर और संकरण। 12वां नंबर है मोनोहाइब्रिड, एक संकर क्रॉस। फिर होगा डाई हाइब्रिड, जो शॉर्ट फॉर्म में लिखे हुए, जगह नहीं था वहां पर। डाई हाइब्रिड क्रॉस, द्विसंकरण क्रॉस, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, त्रिक संकरण क्रॉस, और भी होता है पॉली भी होता है, पॉली हाइब्रिड क्रॉस, यानी बहुसंकर क्रॉस के नाम से जानते हैं। बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस, पुनेट स्क्वायर यानी पुनेट चौखाना, क्या हम जानेंगे। पहले संकेत क्या होता है वो जानिए आप। देखिए, आनुवंशिकता के नियम को जानने के लिए संकेत क्या होते हैं आपके। जिन लक्षणों का हम अध्ययन करते हैं, एक लक्षण प्रभावी होता है, दूसरा अप्रभावी होता है। जैसे मान लीजिए हम पौधे की अगर लंबाई ले रहे हैं, लेंथ ले रहे हैं हम, लंबाई ले रहे हैं, तो लंबाई पौधा, एक लंबा भी पौधा होता है, दूसरा पौधा बौना होता है। यानी पौधे की साइज अभी अध्ययन करेंगे, साइज के बारे में। एक लॉन्ग होगा, दूसरा बौना होगा। लॉन्ग को इंग्लिश में लिखते हैं टॉल, बौनों को लिखा जाता है इंग्लिश में ड्रॉप। लेकिन
आनुवंशिकता का नियम का जब हम प्रयोग करेंगे उस नियम में जहां भी लंबा शब्द आएगा या बौना शब्द आएगा उसको सांकेतिक भाषा में क्या लिखेंगे वो जानना जरूरी होता है। मैंने बताया था जैसे सोडियम को Na लिखते हैं, हाइड्रोजन को H लिखते हैं, ऑक्सीजन को O लिखते हैं, उसी प्रकार जहां भी अगर पौधे की लंबाई की बात किया जाए, टॉल मतलब लंबा होता है, तो आनुवंशिकता के नियम में इसके सांकेतिक भाषा में लंबा अक्षर का कैपिटल लेटर यानी उसका पहला अक्षर जो कैपिटल लेटर होता है उसको आपको संकेत के रूप में लिखते हैं T, और इसका जो बौना कैरेक्टर होगा हम क्या करेंगे, बौना तो D से लिखा जाता है लेकिन D ना लिख करके जो आपके लंबा यानी आपके प्रभावी लक्षण के जो कैपिटल लेटर होता है उस कैपिटल लेटर को हम स्मॉल लेटर में बदल देते हैं, उसका आपका रिसेसिव कैरेक्टर का संकेत हो जाता है। यानी आपका ये प्रभावी संकेत या आपका अप्रभावी संकेत, यानी प्रभावी के जो नाम होते हैं इंग्लिश में उस नाम को कैपिटल लेटर का में यूज करेंगे तो उसका प्रभावी संकेत कहलाएंगे, और स्मॉल लेटर में जब प्रयोग करेंगे तो उसके अप्रभावी संकेत कहलाएंगे। जैसे दूसरा एग्जांपल देखिएगा, बीज दो तरह के होते हैं, यानी बीज के आकार की हम जब बात करेंगे, जब आकार की बात करेंगे हम तो बीज दो तरह के होते हैं, एक गोल होता है दूसरा झुर्रीदार। गोल राउंड ROUND, जिसको लिखते हैं व्रिंकल्ड। व्रिंकल्ड देखिए आप राउंड को इसके सांकेतिक रूप में क्या लिखेंगे, मान लीजिए गोल को दर्शाना हो, कोई गोल बीज है तो उसको क्या लिखेंगे हम R, क्योंकि राउंड का पहला अक्षर कैपिटल होता है, कैपिटल को R को हम लिखेंगे यहाँ R, ये प्रभावी लक्षण हो गया। दूसरा बीज मैंने बताया था झुर्रीदार, जो चिपके हुए होते हैं, जैसे आपने मटर का बीज देखा होगा, मटर के बीज जब आते हैं देखेंगे एक गोल गोल रहेगा, तो गोल से बीज को हम प्रदर्शित करेंगे तो R से लिखेंगे। उसी का जो चिपटा बीज जो झुर्रीदार बीज होता है उसको जब प्रदर्शित करना होगा इसी को स्मॉल लेटर बदल देंगे हम स्मॉल R, तो आपका उसका अप्रभावी लक्षण होगा, यानी ये शो करेगा कि बीज कैसा है, झुर्रीदार है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो जितने भी कैरेक्टर आएंगे, जितने भी आपका उसके लक्षण होंगे, उसके प्रभावी लक्षण का कैपिटल लेटर प्रभावी संकेत हो जाएगा, उसी कैपिटल लेटर का स्मॉल लेटर जब बना देंगे तो अप्रभावी का संकेत हो जाएगा। ये चीजें याद रखिएगा। एक ये होगा। दूसरा सिंबल में क्या देखेंगे हम, आप देखिएगा सिंबल में लिखा रहेगा P या P1, P2, P3 भी लिखा रहेगा। ये क्या बताता है, संकेत के रूप में लिखे रहेंगे तो ये बताता है जनक को, इसको बताएगा जनक, पेरेंट, यानी P लिखा है तो बता रहा है पेरेंट है। ये चीज पेरेंट को शो करेगा, जनक को शो करेगा, कहीं भी P अगर दिखाई दिया तो। इसके अलावा F1 आपको देखने को मिलेंगे, F1, F2, F3 ये भी देखने को मिलेंगे। इसका मतलब होता है फर्स्ट फिलियल जनरेशन, फर्स्ट फिलियल जनरेशन। ये क्या है, F1, F2, F3, यानी प्रथम, फर्स्ट मतलब प्रथम, पुत्री पीढ़ी, ये चीज याद रखिएगा, प्रथम पुत्री पीढ़ी। प्रथम पुत्री पीढ़ी F1, F2 कहां मिलेगा देखने को, ये चीज आप ध्यान देंगे। जैसे हमने लंबा लिया और बौना लिया, इसे क्रॉस कराने के बाद जो आपका संतान उत्पन्न होता है उसको कहते हैं प्रथम पुत्री पीढ़ी। फिर इससे क्रॉस कराने में जो संतान आएगा उसे कहेंगे द्वितीय पुत्री पीढ़ी। जैसे अगर आपके दादा दादी या नाना नानी को हम जनक मान लेते हैं, क्या मानते हैं, जनक, ग्रैंडफादर जनक हो गए, तो जनक को हम क्या लिखेंगे, P से लिखेंगे।
उन दादा दादी से आपके पिताजी आए, तो पिताजी क्या हुए? F1 जनरेशन, यानी फर्स्ट जनरेशन, प्रथम पुत्री पीढ़ी। उससे आप आए तो आपकी जनरेशन हुए दूसरे जनरेशन, यानी दूसरे पीढ़ी के संतान। अगर आपसे जो आएंगे वो किस जनरेशन में होंगे? तीसरे पीढ़ी के संतान। यानी जब किसी एक को जनक मानेंगे, उसको जनक मानने के बाद जो आपके क्रम से आते रहे, उनका जो आपका खानदान का फॉर्मेशन हो रहा है, जो आपका परिवार बढ़ता जा रहा है, वो आपका सीधा सीधा F1, F2, F3 के रूप में प्रदर्शित करते हैं। ये चीजें आप ध्यान देंगे बहुत अच्छे से। नेक्स्ट आता है आपका ये X का चिन्ह दिखाई देगा। X क्या होता है? दो जनक के मध्य जब क्रॉस कराते हैं, उस क्रॉस कराने के संकेत होता है X। यानी दो लोगों के मध्य जब क्रॉस होता है, हम क्रॉस वहां ना लिख करके X लिख देते हैं। जैसे इसके मध्य हमने क्या किया? कैपिटल T, स्मॉल t, मैंने X लिख दिया। तो ये बता रहा है इसके और इसके मध्य क्या हुआ? आपका क्रॉस क्रिया हो रही है, यानी इन दोनों का संयुग्मन क्रिया कराया जा रहा है, इन दोनों का क्रॉस कराया जा रहा है, यानी इन दोनों का फर्टिलाइजेशन कराया जा रहा है। ये बताता है। आप ये चीजें याद रखिए। इसके अलावा ओपी लिखा रहेगा, यानी मेल और फीमेल को भी आप संकेत के रूप में वहां देखेंगे। जब चेकर बोर्ड बनेगा, पुलेट चौखाना का चेकर बोर्ड जब बनाया जाएगा, उसमें मेल फीमेल कौन रहता है, वो चीजें आप ध्यान से देखेंगे, आपको देखने को मिलेगा। ये हो गया प्रतीक, नोट किया आप। आइए दूसरा शब्द आता है जीन। दूसरा शब्दावली फिर से याद रखिएगा, इसे हम क्या कहते हैं? शब्दावली। सेकंड शब्दावली क्या है? जीन। अधिकतर लोग जानते होंगे जीन की परिभाषा क्या होती है। जीन क्या होता है? गुणसूत्रों में पाई जाने वाली वह संरचना किस पे पाया जाता है? गुणसूत्र पे। याद रखिएगा, क्रोमोसोम पे जीन उपस्थित होते हैं, यानी गुणसूत्रों पाई जाने वाली वह संरचना जो जिसके कारण लक्षणों का वंशागत होता है, यानी जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है, वही क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। जो लक्षण, यानी जो आपके लक्षणों को एक पीढ़ी से, यानी पापा मम्मी से बेटे में आया, बेटे से उसके बेटे में गया, उसके बेटे से उसके बेटे में जा रहा है, तो जो आपके कैरेक्टर को ट्रांसफर कर रहा है, स्थानांतरित कर रहा है, पहुंचाने का काम कर रहा है, वंशागत कर रहा है, हेरिडिटी कर रहा है, वही क्या कहलाएंगे? जीन। यानी सबसे इंपॉर्टेंट कवर करता है। जीन के माध्यम से ही लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वंशागत होते हैं, यानी गुणसूत्र पाए जाने वाली वह संरचना जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत करता है, उसी को हम जीन कहते हैं। बाकी जब आप सेल का चैप्टर पढ़ेंगे तो जीन की बहुत परिभाषाएं हैं। जीव की क्रियात्मक इकाई को जीन कहते हैं, जीव के अनुवंशिक इकाई को जीन कहते हैं, यानी जीन की बहुत परिभाषा है। लेकिन आप दिमाग में रखिए जीन क्या है? क्या जो यानी गुणसूत्र में पाई जाने वाली वह संरचना जिसके कारण से कैरेक्टर्स, लक्षण, माँ बाप के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। हम जानते हैं जब कोई बच्चा पैदा होता है, हम कहते हैं ना जी पापा भी गया है, कोई कहता नहीं मम्मी भी गया है। क्यों कहते हैं? क्यों कहीं ना कहीं पापा से उसके जो कैरेक्टर हो रहे हैं उसके पुत्र में आ रहा है, पुत्री में आ रहा है, मम्मी से उसके लक्षण जो हो रहे हैं उसके बच्चों में जा रहे हैं। इसीलिए कहते हैं ना, हाँ ये पापा भी गया है, मम्मी भी गया है। तो उन लक्षणों को लाने का काम कौन करता है? जीन करता है। याद रखिएगा, जीन करता है। जीन को मेंडल ने जीन नहीं कहा। मेंडल ने अपने जितने प्रयोग किए थे मटर का पौधे पे, उन सभी प्रयोगों को मेंडल ने जीन के शब्द का यूज नहीं किया था। उन्होंने उसे कारक कहा था। क्या कहा था? कारक। यानी एक कारक होता है, फैक्टर होता है। याद रखिएगा, फैक्टर। मेंडल ने क्या यूज किया था? किस शब्द का प्रयोग? फैक्टर। यानी एक कारक होता है, फैक्टर होता है जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। जीन शब्द का प्रयोग जॉनसन ने किया था। किसने किया था? जॉनसन। कब?
1909 में जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? जॉनसन ने 1909 में। इसी जीन को मेंडल ने अपने प्रयोग में क्या कहा था? कारक कहा था, फैक्टर कहा था। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये चीजें याद रखिएगा। मेंडल ने जितने एक्सपेरिमेंट किए थे कहीं उन्होंने जीन का शब्द का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने कहा एक कारक होता है जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशगत करता है। फिर से परिभाषा नोट कीजिएगा। मैंने पहले कहा है जब भी आप वीडियो देखिएगा तो पेन कॉपी लेके बैठिए, क्योंकि जरूरत होती है। जो आपको जरूरत की चीज लगे उसे प्लीज आप नोट कर लीजिए, क्योंकि नोट करेंगे तो नोट्स बनेगा और नोट्स हमेशा काम होता है। तो जीन क्या हो गया? गुणसूत्रों में पाए जाने वाली वह संरचना जिसके कारण लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते हैं, उसी को हम जीन कहते हैं। इसका नामकरण यानी जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? जॉनसन ने 1909 में। मेंडल ने इसे किस नाम से जाना? कारक, फैक्टर। क्लियर? आइए नेक्स्ट चलते हैं। तीसरा टर्मिनोलॉजी शब्दावली एलील। एलील्स एलील या एलीलोमार्फ कहते हैं, हिंदी में कहते हैं युग्म विकल्पी। एलील या एलीलोमार्फ हिंदी में क्या कहेंगे? युग्म विकल्पी। याद रखिएगा, बहुत सिंपल परिभाषा आज बता रहे हैं जो किताब में शायद आपको नहीं मिलेगा। कुछ कुछ किताबों में मिलेंगे लेकिन अधिकतर किताबों में नहीं मिलेंगे। किसी भी लक्षण के लिए पाए जाने वाले, जो मैंने बताया था, किसी भी लक्षण के लिए पाए जाने वाले जीन जोड़े को एलील कहते हैं या एलीलोमार्फ कहते हैं। जीन जोड़े को बहुत सिंपल है। जैसे लंबा है पौधा है तो लंबा के लिए क्या लिखते हैं? कैपिटल टी। तो एक जीन द्वारा इस संकेत को शो नहीं करते हम, इसके लिए क्या करते हैं? हम 2 टी लिखते हैं, यानी 2 टी का लिखना आवश्यक होता है, क्योंकि किसी लक्षण को आपके जीन जोड़े ही वंशगत करते हैं, संकेत रूप में दर्शाते हैं। जीन जोड़े तो हम परिभाषा क्या देंगे एलील का? इन किसी लक्षण के लिए, चाहे लंबा हो, गोल हो, झुर्रीदार हो, कोई भी लक्षण, किसी लक्षण के लिए पाए जाने वाले जीन जोड़े को हम एलील या एलीलोमार्फ कहते हैं। जैसे कोई पूछा लंबा पौधे के लिए जीन जोड़ा क्या होगा या एलील क्या होगा, तो हम लिख देंगे कैपिटल टी कैपिटल टी। बौना पौधे के लिए एलील क्या होगा, हम लिखते हैं स्मॉल टी स्मॉल टी। गोल बीज के लिए जीन क्या होंगे या एलील क्या होंगे, लिखते हैं कैपिटल आर कैपिटल आर। ये होता है एलील की परिभाषा। किसी भी लक्षण के लिए पाए जाने वाले जीन जोड़े को एलील कहते हैं या एलीलोमार्फ कहते हैं। क्लियर? देखो ये हो गया। नेक्स्ट देखिए जीन बिंदु, जीन लोकस। अगले वीडियो पे देखिए समय थोड़ा ज्यादा हो रहा है, क्योंकि काफी देर से 2 वीडियो बनाया, 3 वीडियो बनाया। तो हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, जो आगे जितने आपके टर्मिनोलॉजी है, शब्दावली है, उसको हम डिफाइन करेंगे। फिर से मिलते हैं। प्लीज एक बार फिर कहेंगे वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।